नमस्कार, धाकड़ बेटी की एक और कड़ी में हाजिर है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी पूरी कोशिश यही है कि अपने देश की उन लड़कियों, उन बेटियों, उन महिलाओं की कहानी सामने लाएँ, जो अपने देश के विकास में, प्रगति में योगदान कर रही हैं। और जो उनका योगदान है आर्थिक मायनों में नहीं, लेकिन सामाजिक, मानसिक, शारीरिक मानों में है। ये ऐसा योगदान है जिसका सबको ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन हमारे गाँव देहात की महिलाएँ हों, शहरों की महिला बेटियाँ हैं, जो अपने स्तर पर ऐसा कार्य कर रही हैं जिससे हमें एक प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। तो आपने गुलजान खानम से मुलाकात की, सीमा प्रकाश से मुलाकात की। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वर्षा वर्मा से। ये एक ऐसी महिला है, हमारे देश की ऐसी बेटी हैं कि जिन्होंने एक शव को एक जो सम्मान देना चाहिए, वो दिया। कोरोना के दौरान आपको याद होगा किस तरह की पीड़ा से पूरा समाज, पूरा देश, दुनिया गुज़री। हम अपनों को अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में वर्षा ने जो कार्य किया है उसकी बहुत सराहना की जाती रही है और साथ ही उन्होंने उसके बाद भी ये अपनी कोशिश जारी रखी। तो आइए मिलवाते हैं आपको धाकड़ बेटी विद निधि कुलपति की एक और कड़ी में वर्षा वर्मा से। वर्षा, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका समय निकालने के लिए। आपके बारे में जो मैं पढ़ रही थी वाक़ई दिल सहर उठा था कि किस तरह से कोरोना का समय था और अपनों ने ही अपनों को एक तरह से छोड़ दिया था। लोग डर गए थे, अस्पतालों में इतनी भीड़ हुआ करती थी, डॉक्टर्स डरे थे, प्रशासन परेशान था, लोग बिल्कुल अनजाने हो गए थे एक तरह से। उस दौरान आपने लोगों को जो नहीं बचे जो जिनकी मृत्यु हो गई, उस समय आपने उनको पार्थिव शरीरों को सम्मान दिया। पहले तो बताइए कैसे आपने सोचा इस बारे में, क्या हुआ? उस समय को ज़रा याद करते हैं। बताइए उस संघर्ष के बारे में। ये वो मंज़र था जिसे कोई भी दोबारा सोचना नहीं चाहता है और मुझे याद है आज भी वो दिन कि मैं एक हॉस्पिटल्स में चूँकि निरंतर मेरी सेवाएँ चल रही थी, तो जब मैं जाती थी तो एक दिन का जो मंज़र था, वो एक बड़ा-सा हॉल और हर बेड पे कोई ना कोई घर का कोई प्रिय व्यक्ति वहाँ पर था। उसके बावजूद एक दरवाज़े पे एक ऐसी टकटकी निगाह रहती थी, जो ये कोशिश करती थी, जो चाहती थी कि बेड पे जो है या तो वो ठीक हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए ताकि जो उनके चाहने वाले हैं, उनको एक बेड मिल जाए। तो इस तरह की जब भयावह मंज़र होता है, चारों तरफ चीखें-पुकार होती हैं, तो इंसान या तो टूटता है या तो अपने आप को मजबूत कर लेता है और मैदान में उतर आता है। तो मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया, कोशिश मेरी ये रही और मेरे साथ कुछ उस दिन ऐसा घटा भी कि मैंने अपनी दोस्त को खोया और लोगों को ऐसा लग रहा था कि मार्केट में सिर्फ जो है अस्पतालों में सिर्फ कमी डॉक्टर्स की है या इंजेक्शन की है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की है, लेकिन एक नई कमी को पाया और वो बहुत अद्भुत कमी थी, जो जिस पे किसी का दिमाग नहीं जा रहा था। जो लोग कोरोना से डेथ हो जा रही थी जिन लोगों की गवर्नमेंट के हिसाब से उनको घर नहीं ले जाना था, उनको अपने नियरेस्ट क्रेमेशन सेंटर पे ही उनको दाह संस्कार कराना था। उस समय लोगों ने आपदा को अवसर में बदल रखा था, ये चीज़ मेरे भी संज्ञान में आई और मैंने पाया कि बहुत मोटे-मोटे हैंडसम अमाउंट्स की रिक्वायर कर रहे थे जो शव वाहन थे। तब आई रियलाइज़ कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी की जल्दी निगाह में नहीं आ रही है और अभी इससे अछूता है। मैंने नेक्स्ट डे तय कर लिया था कि कुछ हम ऐसी शव वाहन लगाएँगे जो पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। जो गरीब आदमी एक तो जिसने अपने घर का कोई व्यक्ति खोया हुआ हो, जो अपने आप में पीड़ा में हो और उसके ऊपर जब पैसे की मार पड़ती है, वो बहुत बड़ी मार होती है। मैंने लोगों को टूटते, बिखरते वहाँ पर देखा था। त्राही-त्राही चारों तरफ मची हुई थी। तब मैंने ये तय किया था कि नेक्स्ट डे से मैं ऐसी गाड़ियाँ लगाऊँगी और मैंने अपना तय किया, उसको पूरा किया। मैंने नेक्स्ट डे से ही ऐसे शव वाहन लगा दिए, ऐसी एम्बुलेंस सर्विसेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश की। एक तो ये शव वाहन लगवाए हम लोगों ने, एम्बुलेंस सर्विसेज़ स्टार्ट की, उसके बाद जो एक और प्रॉब्लम मैं देख रही थी, लोग अपने परिवारजनों के शवों को छोड़कर भाग जा रहे थे। अस्पतालों में ऐसे कई हम नंबर्स गिना सकते थे पर डे के हिसाब से जिनको लोग परिवार वाले छोड़-छोड़ के भाग गए, जिनको लोग डर रहे थे। उस समय मैंने ये पाया था कि जो कोरोना का जो डर है, वो मानवता, वो इंसानियत के ऊपर ज़्यादा हावी हो गया था। तो लोग जो छोड़ कर के चले गए थे, तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी। यहाँ पे भी मेल फीमेल का हमारे लिए
नहीं रखता था। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को इस बात को समझा कि अगर मैंने इन इस अंत समय अगर डिग्निटी के साथ किसी को कंधा दिया, किसी को अंतिम संस्कार अपने हाथों से कराए, मुझे लग रहा था वो सबसे बड़ी सेवा है और मैंने ये तय किया और तय करके मैं मैदान में उतर गई। तो वर्षा आप कहाँ पे थी उस दौरान? और जैसा आपने बताया कि आपने अपनी दोस्त को खोया, तो आप वहाँ पे मौजूद जी। थी, अस्पताल में मौजूद होंगी जहाँ पर आपने देखा होगा। लोगों ने तब क्या कहा आपसे? मैं लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में थी जब मेरे पास मेरी दोस्त के पापा की कॉल आई। वो इतना सक्षम नहीं थे और असमर्थ थे। उस समय छोटी-सी जो छोटी सर्विसेज़ थी, वो एक पावरफुल आदमी ही अगर दे पा रहा था या एक कॉल पे ऐसी चीज़ें हो पा रही थी, उनका एडमिशन भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने यहाँ लखनऊ डीएम से बोल करके वो एडमिशन भी करवाया था और मुझे याद पड़ता है कि कम से कम 3-4 घंटे मैंने स्वयं मशक्कत की थी, अपनी दोस्त को एडमिशन के लिए। तो डेथ के बाद भी जब सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तब अंकल ने जब मुझे कॉल किया, तो मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में थी और ऐसी सैकड़ों जो परेशानियाँ थी, मैं देख रही थी कि लोग निरंतर इनको फेस कर रहे हैं। तो जो आपके मन में विचार आया क्योंकि आपने खुद गुज़री हैं उस संघर्ष से, आपने अपनी दोस्त को गुज़रते देखा और फिर आपने उनके परिवार की मदद की। लेकिन जिन परिवारों की आपने मदद की क्या कहा उन्होंने? तब शायद ना भी कहा पाए होंगे लेकिन अब भी आप मिलती होंगी या उस समय जो एक मानव और मानव के बीच की जो अनकही बातें रहती हैं या जो वो पीड़ा होती है, क्या हुआ उस दौरान? ज़रा वो बताइए? मुझे याद है जब मैं घर से निकली और मैंने एक प्लाकार्ड छोटा-सा ले रखा था। मेरे पास बहुत प्लानिंग का टाइमिंग नहीं था, तो मैंने बहुत प्लानिंग नहीं की थी। अटेंडम जो मेरे दिमाग